हेलो बच्चों। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं यूनिट नंबर सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स। और सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है पोटेंशियल स्टेप। व्हाट इज पोटेंशियल स्टेप? पोटेंशियल स्टेप का मतलब ये है कि एक पार्टिकल कैरिंग एनर्जी ई एंड दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल बैरियर। एक पोटेंशियल बैरियर है, उस पार्टिकल की एनर्जी उस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है। ठीक है। और जैसे ही पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि ये पार्टिकल की एनर्जी ई है और बैरियर अगर वी नोट का है तो ई माइनस वी नोट उसके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी से वो सेकंड रीजन में कैरी करेगा और कंटिन्यूअसली वो मूव करता जाएगा। दिस इज द क्लासिकल केस। बट क्वांटम मैकेनिकली हम अगर इसको ट्रीट करें तो पार्टिकल हैविंग वे नेचर, पार्टिकल का नेचर वेव नेचर होगा और वेव नेचर होने की वजह से क्या है, उस वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे कोई भी लाइट किसी मीडियम पे इंसिडेंट करती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है बच्चों ट्रांसपेरेंट मीडियम में से, और कुछ पार्ट क्या है उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस कंसेप्ट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो देखो ध्यान से, एट x इज इक्वल टू 0 और x अगर हमारा 0 से कम है, इफ x इज लेस देन 0 तो उस केस में पोटेंशियल बैरियर क्या है, 0 है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए पोटेंशियल बैरियर क्या है बच्चों, v नॉट है। सो देयर आर टू रीजन्स और दोनों रीजन के लिए हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगी, अलग अलग आएगी। तो फर्स्ट रीजन के लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट रीजन के लिए आ जाएगा डी स्क्र साई डी एक्स स्क्र प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्र। ई माइनस वी नॉट इंटू शाई इक्वल टू 0 होता था, लेकिन वी नॉट क्या होगा इस केस में 0 होगा, तो इसलिए आ गया बच्चों ई। और सेकंड रीजन के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बैरियर है तो उसमें से इतनी एनर्जी घट जाएगी। ई वी से ज्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगी रियल वैल्यू होगी और एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2m e बाई एच कट स्क्वायर k1 होगा और यहाँ से 2m e माइनस वी नॉट बाई एच कट स्क्वायर क्या होगा, k2 होगा। ये दो वैल्यू हमें k1 k2 मिल गई। इन दोनों इक्वेशंस का जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मिलता है हमें। फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन a e रेज टू पावर आइटा k1x प्लस b e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x फॉर x लेस देन 0 के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या बनेगा, इसके लिए इक्वेशन आएगी साई टू c रेज टू पावर आइटा k2x प्लस d e रेज टू पावर माइनस आइटा k2x। अब ध्यान से देखना, सबसे पहला हम केस करते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन है साई 1 है, इस साई 1 को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो इसके अंदर जो हमें ये दो पार्ट मिले हैं, ये जो दो पार्ट हैं, जो फर्स्ट पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंसिडेंट वेव। अगर हम वेव के रूप में ट्रीट कर रहे हैं इट विल रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव। और जो टकरा के वापिस गया है माइनस साइन के साथ, ये पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग है, ये टकरा के नेगेटिव x के लॉन्ग जा रहा है तो माइनस आइटा k1x आ जाएगा। दिस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट, दिस इज इंसिडेंट पार्ट एंड द सेम इज द केस फॉर द साई 2। साई 2 में क्या है बच्चों, दिस इज द ट्रांसमिटेड पार्ट, जो इसमें से ट्रांसमिट होकर इधर जा चुका है, दिस इज द ट्रांसमिटेड पार्ट ई सी रेज टू पावर आइटा k2x एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट जो यहां कहीं टकरा के वापस आया होगा। लेकिन आपको पता है ये जो बाउंड्री है यहां के बाद हमारा और कोई भी बाउंड्री कंडीशन यहां नहीं है। ठीक है, बैरियर एक ही है, उसके बाद देयर इज नो फर्दर बैरियर, इसलिए पोटेंशियल स्टेप इसको कहते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वेव जो है कंटिन्यूअसली मूव करेगी और टकरा के वापस कहीं से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कहीं भी और इसके अलावा कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं है। इट मीन्स इस केस में हम ये रिफ्लेक्टेड पार्ट नहीं प्राप्त कर सकते, इसीलिए यहां पर d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और d की वैल्यू 0 होने से जो साई 2 है वो साई 2 हमारे पास रह जाएगा c e रेज टू पावर आइटा k2x। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इन इक्वेशंस पे अगर इन देखो, अब हमारा मेन फोकस इक्वेशन नंबर 3 और 4 पे रहेगा। अगर हम यहां पर बाउंड्री कंडीशन लगाएं तो बाउंड्री कंडीशन से हमें क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 बाउंड्री कंडीशन पे वेव फंक्शन, आपको पता है वेव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, द वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। अगर वेव फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका लाइट x इक्वल टू 0, साई 1 मस्ट बी इक्वल टू साई 2, x इज इक्वल टू 0 पे। अगेन वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एज वेल एज देयर डेरिवेटिव डी साई बाई डी एक्स, और डी साई बाई डी एक्स जिसको हम कह रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर एट x इज इक्वल टू 0 पे साई 1 इज इक्वल टू साई 2 है
तो ये वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ पुट कीजिए, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 पे आएगा बच्चों a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा c। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नेक्स्ट, एट x इज इक्वल टू 0 अगेन कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम देखें, d psi 1 by dx मस्ट बी इक्वल टू d psi 2 by dx एट x इज इक्वल टू 0। फिर ये इक्वेशन देखते हैं। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, d psi 1 by dx, इसका डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, यहां आएगा a आइटा e रेज टू पावर आइटा k1 x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो a आइटा अपने पास रहा है बेटे और k1 साथ में आ जाएगा a आइटा k1। यहां आएगा b e रेज टू पावर आइटा k1 x, ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन आया माइनस आइटा k1, वो आगे आ जाएगा तो इसलिए माइनस साइन आ जाएगा, आइटा b k1 e रेज टू पावर 0 हो जाएगा 1 इज इक्वल टू d psi 2 by dx, इसका डिफरेंशिएशन करो c, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन ऐसे कैसे, तो ये आ गया e रेज टू पावर आइटा k2x, आइटा k2 इस तरफ आ गया x की वैल्यू जब डिफरेंशिएशन के बाद 0 पुट करो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आइटा आई थिंक कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन गई बच्चों a माइनस बी k1 इज इक्वल टू सी k2। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से हम इक्वेशन आया, कुछ में डायरेक्ट कैलकुलेशंस यहाँ पूरा करने की बजाय हम कुछ डायरेक्ट हम इसके रिजल्ट लिख लेंगे जो आप आसानी से कर सकते हो। तो हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट आ गया k1 a माइनस बी इज इक्वल टू सी इंटू k2 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो अब मैं b और c की वैल्यू a की टर्म में अगर निकालूं तो मुझे a की टर्म में b और c की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो अब इस इक्वेशन को k से k1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दो, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2ka1 बचेगा, तो यहाँ से a की वैल्यू c की वैल्यू आ जाएगी 2k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, ये c की वैल्यू आ जाएगी वैसे 2k1, देख लेते हैं एक बार, k1 प्लस k2 इंटू a। आप चेक कर सकते हो आराम से, देखो इसको मैंने k1 से मल्टीप्लाई किया, k1a k1b इज इक्वल टू k1c, तो k1a 2k1a, ये b कैंसिल आउट, k1c और यहां से कॉमन ले लीजिए, आइटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ c कॉमन k1 प्लस k2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली हम b निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अगर हम b निकालें तो b की वैल्यू आएगी यहाँ पर, वैल्यू ऑफ b k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू a। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। तो यहां से आप आराम से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक बार a को एलिमिनेट कर दीजिए, एक बार b को एलिमिनेट कर दीजिए, हमें यहां पर वैल्यू मिल जाएंगी c और b की। इसके बाद देखिए ये वैल्यू अगर हम यहां इस वेव फंक्शन में पुट कर दें बच्चों, अब साई क्या बनेगा, अब साई 1 कितना आया, देखो साई 1 आया a e रेज टू पावर आइटा k1x, आइटा k1x। ठीक है, b की जगह पुट कर दीजिए, प्लस b की जगह आ गया k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x। और साइड 2 जो आएगा, साइड 2 आ जाएगा, c की वैल्यू पुट कर दीजिए 2k1 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इंटू e रेज टू पावर आइटा k2x। ये आ जाएगा बच्चों सेकंड। ये इक्वेशन नंबर हमारी 4 है, 5 6 7, ये 9 और ये इक्वेशन नंबर होगी 10। अब इस वेव फंक्शन को ध्यान से अगर देखें, इट हैज 2 पार्ट्स, वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फंक्शन, second part is called reflected wave function. Similarly in this case this wave function is called transmitted wave function. इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन, क्योंकि ट्रांसमिट होके इस तरफ जा रहा है। और यहाँ इंसिडेंट कितना किया, a e रेज टू पावर आइटा k1x, रिफ्लेक्ट होके वापस कितना गया, k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 e रेज टू पावर आइटा k1x। k1 k2 क्या है, k1 k2 की वैल्यू ये है, बोथ आर
रियल वैल्यूज, K1 भी रियल है और K2 भी क्या है, रियल वैल्यू है। अब यहाँ एक और टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों, दैट इज रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस। व्हाट इज रिफ्लेक्टेंस एंड व्हाट इज ट्रांसमिटेंस? रिफ्लेक्टेंस को हम R से लिखते हैं और ट्रांसमिटेंस को हम T से लिखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेंस है इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं ये इंटरफेस को, जैसे लाइट का केस हम लेके चले, तो जब लाइट पड़ रही है कितनी लाइट इंसिडेंट हुई, टकरा के वापस कितनी गई, तो जितनी लाइट टकरा के वापस गई है दैट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड करंट, रिफ्लेक्टेड करंट, और डिवाइड बाय इंसिडेंट, डिवाइड बाय इंसिडेंट, इंसिडेंट करंट। सेम हम डिफाइन करते हैं बच्चों ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस में क्या होगा, ट्रांसमिटेड करंट, कितना ट्रांसमिट हो गया है, ट्रांसमिटेड करंट डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा बच्चों इंसिडेंट करंट, इंसिडेंट करंट। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस, ये आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको निकालना है कि रिफ्लेक्टेंस क्या होगा, ट्रांसमिटेंस क्या होगा। तो उसके लिए हमें दो बातें चाहिए, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड करंट एंड व्हाट इज ट्रांसमिटेड करंट। तो रिफ्लेक्टेड करंट और ट्रांसमिटेड करंट निकालने के लिए हम जो हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की इक्वेशन हमने डिस्कस की थी और वहां से जो हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली थी, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो जे हमारे पास जो था बच्चों, जे का जो फॉर्मूला था, जे आया था, उसकी वैल्यू मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पर। वो वैल्यू आई थी बच्चे, रियल पार्ट ऑफ H बाई आइटा एम साई स्टार करली साई बाई करली टी। ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कंसेप्ट आया था। टी, ये एक्स आएगा इधर, ये एक्स आएगा, ये आया था बच्चों। J इज इक्वल टू रियल पार्ट H बाई आइटा एम साई स्टार करली साई बाई करली एक्स। अब हमने दो निकालने हैं, एक बार तो हमें निकालना है x लेस देन 0 के लिए, ठीक है, एक बार तो हमें निकालना है x लेस देन 0 के लिए, और एक बार निकालेंगे x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x लेस देन 0 के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, तो जो हमारे पास जो टर्म्स आएंगी, क्योंकि जो फंक्शन हम ले रहे हैं उनको हम किस प्रकार से पुट करेंगे, एक बार हम ये वाला वेव फंक्शन लेंगे psi1 और एक बार हम लेंगे psi2, जो ये वैल्यू आई है, एक बार psi1 लेंगे, एक बार psi2 लेंगे। तो अगर हम देखें फॉर x लेस देन 0 के लिए, तो j की वैल्यू जो आएगी बच्चों, j की वैल्यू j x लेस देन 0 कितना आएगा, करंट डेंसिटी h बाई आइटा m, अंदर आ जाएगा psi1 स्टार, psi1 स्टार, इसका स्टार लीजिए, इसका स्टार लीजिए, इसका स्टार आएगा a स्टार e रेज टू पावर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, तो माइनस आइटा k1 x प्लस आगे आएगा बच्चों, यहाँ a साथ में a आएगा बच्चों, इसके माइनस आइटा, और यहाँ भी a आएगा क्योंकि हमने b और c की वैल्यू पुट की थी। ये आ जाएगा k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्लस हो जाएगा e रेज टू पावर आइटा k1x, आइटा k1x। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया बच्चों, psi1 स्टार की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। अब हम पुट करते हैं psi स्टार की वैल्यू, psi स्टार की वैल्यू पुट कर दी है, psi कर ली psi बाई कर ली x, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा a आइटा k1 e रेज टू पावर आइटा k1x प्लस k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2 इनटू आइटा k1 माइनस का, और साथ में आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब बच्चों इनकी वैल्यूज पुट करके हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे यहां पर। तो आप जब मैथमेटिकली सिंपल मैथमेटिक्स से इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, तो इसको निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा ये देखिए, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा बच्चों
लेस देन जीरो के लिए एच कट ये एच कट आएगा इधर, एच कट डिवाइड बाई एम इंटू के वन अंदर आ जाएगा ए स्टार माइनस बी स्टार, और ए स्टार बोथ आर रियल नंबर, तो इसको लिख देंगे एच कट के वन डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ इसकी पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया बच्चों, एच कट के वन बाई एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कब आया है? जब एक्स जो है वो लेस देन जीरो है। और आपको पता है यहाँ पर एच कट के वन क्या लिख सकते हैं हम? दैट इज मोमेंटम P1। इसको क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम P1, क्योंकि मोमेंटम आपको पता है मोमेंटम की वैल्यू क्या आती है? एच कट के आती है, एच कट के आती है, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो ये आ जाएगा P1 बाई एम A1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया बच्चों जे लेस देन। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और हम स्पेस ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये आ गया जे एक्स लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ जो हमारे पास दो है बच्चे, इसमें दो पार्ट है। दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट क्या आया? इंसिडेंट करंट जो आएगा वो आएगा P1 बाई एम इंटू ए स्क्वायर, और रिफ्लेक्टेड जो करंट आएगा बच्चों वो आ जाएगा P1 बाई एम इंटू बी स्क्वायर। ये रिफ्लेक्टेड करंट आ जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट मिल गए हमें। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट R आएगा। इंसिडेंट करंट, रिफ्लेक्टेड करंट कितना है? P1 बाई एम इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई इंसिडेंट कितना है बच्चों? P1 बाई एम इंटू ए स्क्वायर। तो इसको हम यहां कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बच्चों बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बी की वैल्यू पता है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू पता है। ठीक है, तो इसकी दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू तो ये आ गई बच्चों, इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया K1 माइनस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 होल ऑफ स्क्वायर। आप K1 को P1 में चेंज कर सकते हो, क्योंकि एच K1 इज इक्वल टू एच कट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, एच कट से नीचे, तो ये बन गया P1। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज P1 माइनस P2 डिवाइड बाई P1 प्लस P2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो आएगा किस केस में? पोटेंशियल स्टेप में वो आएगा P1 माइनस P2 स्क्वायर डिवाइड बाई P1 प्लस P2 स्क्वायर। ये किसके लिए निकाला हमने? x लेस देन जीरो, यानी किसके लिए निकाला? ये psi1 के लिए निकाला है। जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, तो हम कौन सा वेव फंक्शन लेंगे? x2 लेंगे। तो वहां j x ग्रेटर देन जीरो के लिए अगर निकाल लेंगे तो वही सेम फॉर्मूला, रियल पार्ट ऑफ एच कट डिवाइड बाई आइटा एम साई स्टार करली साई बाई करली एक्स। इस केस में साई कौन सा होगा? इस केस में साई आएगा बच्चों हमारा c e रेज टू पावर आइटा k2 x। जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमें यहां से j ग्रेटर देन जीरो के लिए बच्चे जो वैल्यू मिलेगी, मैं उसको यहां पर नोट कर देता हूं, वो आएगी एच कट k2 बाई एम, एच कट k2 बाई एम सी स्क्वायर। आप यहां डायरेक्ट इसको ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ इंसिडेंट भी था, रिफ्लेक्टेड भी था, इसलिए इंसिडेंट का स्क्वायर माइनस रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो हमारे पास केवल ट्रांसमिटेड है, रिफ्लेक्टेड तो है ही नहीं, तो इसलिए सी का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर? जीरो हो जाएगा। तो ये बन गया P2, दैट इज P2 बाई एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये कौन सा करंट आ गया? दिस करंट इज ट्रांसमिटेड करंट, इसको हम लिख देंगे J ट्रांसमिटेड। कौन सा आ गया बच्चों? ट्रांसमिटेड करंट। तो फिर हमें ट्रांसमिटेंस निकालनी है या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालना है। तो T कितना आएगा? T आएगा ट्रांसमिटेड करंट। ट्रांसमिटेड करंट आ गया बच्चों P2 बाई एम इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई इंसिडेंट करंट। इंसिडेंट करंट कितना आया था? इंसिडेंट करंट आया था P1 बाई एम इंटू ए स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास बन गया ये सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर।
सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। व्हाट इज सी? सी की वैल्यू है ये, डिवाइड बाई ए स्क्वायर। पी यहां बचेगा, ये P1 रहेगा बच्चों, ये P2 है और ये P1 है। ये ऐसे कैसे रहेगा? ये नहीं कैंसिल आउट होगा। तो ये कितना आ गया? सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 4k1 स्क्वायर, यहाँ इसके नाम का हम k2 लिख लेंगे, बता रखा मैंने आपको, h कट k लिख लेंगे, इसको बाद में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। P1 को लिख लेंगे h कट k1, h कट से h कट कैंसिल आउट हो जाता है k1, ठीक। साथ में आ जाएगा k1 प्लस k2 स्क्वायर। ये c की वैल्यू पुट कर दी हमने, c की वैल्यू पुट कर दी 4k1 स्क्वायर डिवाइड बाई k1 प्लस k2 स्क्वायर। एक k1 यहां से आ गया और a नीचे a स्क्वायर था, यहाँ a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट। सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट रिजल्ट, k1 k2 डिवाइड बाई k1 इंटू k1 प्लस k2। दिस इज द ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट। तो अब हमारे पास बच्चों दो केस आ गए हैं, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया है ये, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ गया है ये। तो इस ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को भी मैं ऐसे दिखा सकता हूं, t इज इक्वल टू, थोड़ा सा अगर इसको हम चेंज कर लेते हैं तो t कितना आएगा बच्चों? ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आ जाएगा 4, k1 k2 की बजाय मैं इसको p1 p2 लिख सकता हूं, मोमेंटम की टर्म में लिख सकता हूं, जैसा भी आपको ठीक लगे आप इसको चेंज कर लीजिए। यहां से k1 खत्म हो जाएगा क्योंकि k1 से k1 कैंसिल आउट हो गया, या नीचे आ जाएगा बच्चों p1 प्लस p2। दिस इज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, दिस इज ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से हमें पता चलेगा कि कितना कोफिशिएंट हमें, रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट कितना मिला है, वो मोमेंटम P1 P2 पे डिपेंड करेगा। इसी प्रकार से ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट कितना है वो भी किस पे डिपेंड करेगा? P1 P2 मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। व्हाट इज P1? P1 इज, वहां से अगर k1 आपको पता बच्चों, k1 की वैल्यू कितनी है? √2me बाई h कट स्क्वायर होल ऑफ द रूट, और k2 की वैल्यू कितनी है? 2me माइनस v नोट डिवाइड बाई h कट स्क्वायर होल ऑफ द रूट। ये वैल्यू जब हम यहां पुट करते हैं तो हमें एक प्रकार से हम ये कहेंगे कोफिशिएंट हमें मिल जाएगा कि कितना जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट होके आया है और कितना पार्ट वो ट्रांसमिट होके गया है, यानी पार्टिकल के उसी रीजन में रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये पता कर सकते हैं, और कितनी उसके दूसरे रीजन में जाने की है वो भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। क्लासिकली ये होना चाहिए था कि पार्टिकल के पास एनर्जी है उस पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी है तो वो उस एनर्जी को कवर करके, उस बैरियर को कवर करके नेक्स्ट रीजन में कंटिन्यूअसली मूव करना चाहिए था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल लाइक बिहेव्स लाइक वेव, अगर वो वेव के रूप में बिहेव कर रहा है तो वो वेव जो है वो किसी बैरियर से जब वो टकराएगी तो टकराने के बाद पॉसिबिलिटी है कि कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो सकता है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो सकता है, यानी दोनों प्रकार की पॉसिबिलिटीज यहां पर रहेगी। रीजन में भी हो सकता है, 1 में भी, और 2 रीजन में भी हो सकता है। तो ये बच्चे हमने यहां से निकाला। एक और खास बात देखो, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, R और T को जब जोड़ोगे, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट प्लस ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट का जब आप ऐड करोगे तो आप देखना इनका रिजल्ट 1 आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही रहेगी ना, दोनों रीजन में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी बच्चों? 1 होगी। तो आप दोनों को ऐड करके देखना उनका रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप यहां से इस तरह से इसको सोल्व आउट कर सकते हो। तो इसी प्रकार बच्चे हम ये कहें, आप ये देखिए, अगर रिफ्लेक्शन हमें चाहिए, अगर रिफ्लेक्शन 0 कब होगी? रिफ्लेक्शन 0 होने के लिए अगर मैं कहता हूं कि k1 और k2 अगर बराबर हो जाए, k1 और k2 को अगर आप बराबर कर दें, देखो k1 और k2 अगर बराबर हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होने का मतलब k1 k2 बराबर है, और बराबर कब होंगे? जब v क्या होगा? v नोट क्या होगा? 0 होगा। यानी अगर यहां पर कोई पोटेंशियल बैरियर ना होता तो ही क्या होता? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होता, और इसका मतलब वेव सारी की सारी जो है पार्टिकल वो रीजन नंबर 2 की तरफ जाता। लेकिन अगर थोड़ा सा भी पोटेंशियल बैरियर है तो डेफिनेटली वहां पर कुछ न कुछ पॉसिबिलिटी रिफ्लेक्शन की होगी, और कुछ पार्टिकल के रीजन 1 में रहने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। अब अगर आपसे कोई कहे इसका ग्राफ ड्रा कीजिए, तो अगर ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, और k बाई k1 कर लो या k2 बाई k1 कर लो, इसको k ऊपर नीचे k1 से डिवाइड कर लो, 1 माइनस k2 बाई k1 डिवाइड बाई 1 प्लस k2 बाई k1। अब जैसे जैसे k2 बाई k1 बढ़ेगा तो क्या फैक्टर आएगा? देखो, जब फर्स्ट अगर हम देखें यहां पर, जब इसकी वैल्यू 0 है, k2 बाई k1 की वैल्यू 0 है, तो 1 रहेगा, तो 1 से स्टार्ट होके और ये लगातार कंटिन्यूअसली क्या करेगा बच्चों? डिक्रीज करेगा। दिस इज द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और उधर दिखाएंगे, दूसरा केस दिखाएंगे ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट का, k2 बाई k1 का ग्राफ, k2 बाई k1 का ग्राफ,
ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट के साथ दिखाएं तो ये इसको अगर आप डिवाइड करोगे P1 दैट इज 1 माइनस P2 बाई P1 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस P2 बाई P1। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो वहां जो हमें रिजल्ट मिलेगा बच्चों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उल्टा हो जाएगा इसमें। जब आप यहाँ देखो ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट कहाँ है हमारा, ये रहा। अब इस ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट में K2 बाई K1 को अगर मैं 1 कर दूं तो K2 बाई K1 को अगर मैं 1 कर दूं 0 कर दूं तो ये 0 हो गया, ये वैल्यू से कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास ट्रांसमिटिंग कोफिशिएंट के लिए जो रिजल्ट बनेगा एक बार वो हम चेक कर लेते हैं। तो K2 बाई K1 को 0 रखें।